हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एजुकेशन के बारे में बात किया हुआ था। आज के इस चैप्टर में हम एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी जब हम कहते हैं तो कितने प्रकार के एनर्जीज जो है इंडिया में खासकर अवेलेबल हैं और इंडिया के एनर्जी के नीड्स किस तरीके से फुलफिल हो रहे हैं और फ्यूचर में इंडिया के एनर्जी के डिमांड से फिर नीड्स जो है वो किस तरीके के होंगे और खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें किस तरीके का डाटा देखने को मिलेगा एनर्जी और एनर्जी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो इंडिया के एनर्जी से रिलेटेड जो कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन हो, एनर्जी के डिमांड्स को फुलफिल करना हो, इन सभी चीज़ों के बारे में एक नोडल मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो हर किस्म के इंडिया के एनर्जी के नीड्स के बारे में, एनर्जी के प्रोडक्शन के बारे में देखता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द कंट्री। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि 60% ऑफ द एनर्जी नीड्स इन इंडिया आर फुलफिल्ड डायरेक्टली थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। इन ऑल टेक्निकल मैटर्स द मिनिस्ट्री इज असिस्टेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो जो कोई भी टेक्निकल मैटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रोडक्शन हो, डिमांड सप्लाई का हो, इन सभी चीज़ों के बारे में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो डील करती है। ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही काम करता है। The construction and operation of generations and transmission projects in central sector are entrusted to central sector corporations. Those are NTPC, NHPC, PGCIL, etc. तो ये सभी जो है वो सेंट्रल सेक्टर पावर कंपनीज की तरह काम करते हैं, पावर सेक्टर्स हैं। ये किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक थर्मल पिलर जो है वो लगाया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रांसमिशन रिलेटेड ऑपरेशंस, जनरेशंस वगैरह इन सभी के बारे में ये अलग अलग सेंट्रल सेक्टर कॉर्पोरेशंस जो है वो डील करते हैं। द पावर ग्रिड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पावर ग्रिड। तो पूरे कंट्री को एक ही ग्रिड के तहत जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि उसके पावर के एनर्जी के डिमांड्स को जो है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जाए। तो ये भी नेशनल पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के नीचे ही काम करता है। प्रोग्राम्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। अलग अलग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, इस तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स वगैरह भी जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मदद करते हैं। तो यार पावर जनरेशन रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इट एम्स टू प्रोवाइड कंटिन्यूस पावर सप्लाई टू रूरल इंडिया। 24/7 जो है वो रूरल इंडिया में विलेजेस में जो है पावर सप्लाई हो, पावर कट वहां पर ना हो। तो ये एक एम जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का है, विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹756 बिलियन फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट या फिर कितना बड़ा अमाउंट जो है लगाया गया है। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना वॉज लॉन्च्ड टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन कंट्री बाय मार्च 2019 के हर घर में जो है वो बिजली पहुंचे। तो इसी के एक एम के साथ जो है यानी कि यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन, यहाँ पर हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देखा, यहाँ पर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है यूनिवर्सल हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इसके तहत जो है सौभाग्य योजना लॉन्च की गई थी। Another important scheme is Uday scheme, that is Ujjwal Discom Assurance Yojana was launched in 2015 for a sustainable solution to the operational and financial inefficiencies of discoms across the country। तो discoms जो है वो अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में खासकर इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं। तो इस तरीके के लॉस मेकिंग जो डिस्काउंट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें उदय स्कीम के तहत उनकी मदद भी करता है। In order to provide clean cooking fuel to poor household, especially in rural areas, the government has launched प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल तौर पर हम जो खासकर कुकिंग फ्यूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, वुड्स वगैरह, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है, खासकर वुमेन के लिए, क्योंकि वही ज़्यादातर खाना वगैरह पकाती हैं। तो उसे जो है एलपीजी कनेक्शन से रिप्लेस किया जाना चाहिए, ये बहुत ही बेहतर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत ही अच्छी मुहिम चला रही है, पीएम उज्ज्वला योजना इसे कहा जाता है, जिसके तहत बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स को जो है वो एलपीजी का कनेक्शन दिया जाता है। टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री, यानी कि डिपॉजिट आपको भरने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको कनेक्शन दिया जाता है। कनेक्शन टू 8 करोड़ वुमेन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स। तो 8 करोड़ जो है इसका टारगेट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। द पीक पावर डेफिसिट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2001-2 was 12.2%, अप्रोक्सीमेटली 9252 मेगावाट्स।
However, at the end of 2014, the peak power deficit decreased to the order of 2.4%. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया गया है पावर सेक्टर में। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स किए गए हैं कि सडन पॉइंट ऑफ टाइम 12.2% जो था वो हमारा डेफिसिट था, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ 2.4% है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड वेल टारगेटेड सिस्टम ऑफ डिलीवरी सब्सिडी डिलीवरी टू एलपीजी कंज्यूमर्स थ्रू पहल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल करता है, यानी कि जब आप एक सिलेंडर खरीदते हैं तो उसका फुल पैसा जो है वो आप सिलेंडर वाले को 600 हो या फिर 900 हो, जो कोई भी अमाउंट हो, वो आप डायरेक्टली गैस वाले को पे करते हैं, लेकिन सरकार जो है आपको उसका सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में रियम्बर्स करता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा, थोड़ा बहुत पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पावर खासकर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डील कर रहा था। ये सेपरेट मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह के बारे में, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह के बारे में डील करता है। इंडिया सरपास्ड रशिया टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए ड्यूरिंग 2015। तो पावर कंजम्पशन जो है वो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी भी जो है नीड्स वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। ऑयल एंड गैस अकाउंटेड फॉर अराउंड 35% ऑफ इंडिया शेयर इन इंडियाज एनर्जी कंजम्पशन। तो लगभग 35% जो इंडिया की एनर्जी का कंजम्पशन था वो डायरेक्टली ऑयल और गैस से ही किया गया था, फुलफिल किया गया था। India surpassed Japan to become third largest oil consumer in the world after US and China during 2015. So as of now, India is third largest oil consumer. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन एशिया आफ्टर चाइना। इंडिया में बहुत अच्छे मिनरल्स भी पाए जाते हैं और खासकर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का भी। तो इंडिया की जो है वो पूरे एशिया में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी की तरह देखा भी जाता है। सहज वॉज एन डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय ऑल मार्केटिंग कंपनीज फॉर रिलीज ऑफ एलपीजी कनेक्शन विद ऑनलाइन पेमेंट। तो जितने भी अलग अलग ऑयल कंपनीज हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट जो एलपीजी के कंपनीज है, एचपी है या फिर इंडियन है, भारत है, इस तरीके से अलग अलग गैस कंपनीज जो है उन्होंने भी ऑनलाइन का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि अब ऑनलाइन जो है आप ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं, पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। आइए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL इज अ मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विद नवरत्ना स्टेटस। इट हैज 2 रिफाइनरीज इन मुंबई एंड विशाखापट्टनम। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पेट्रोलियम में भी ये हैं, LPG कनेक्शंस भी देते हैं, HP गैस, HP पेट्रोल ऑयल वगैरह। तो ये जो है नवरत्ना स्टेटस इन्हें दिया गया है। 2 रिफाइनरीज हैं इनके, एक मुंबई में और दूसरा विशाखापट्टनम में। द GAIL दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1984। GAIL has also set up liquefied natural gas import infrastructure। तो इन्होंने LPG नहीं LNG में भी जो है इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इंपोर्ट किया हुआ है। The Indian Oil Group of companies own and operate 10 of the India's 22 refineries. Indian Oil, another most important key player. Indian Oil's cross country network of crude oil and product pipeline is the largest in the country। तो पूरे भारत देश में सबसे बड़ा क्रॉस कंट्री नेटवर्क क्रूड ऑयल का और प्रोडक्ट्स पाइपलाइन का किसी का अगर है तो वो इंडियन ऑयल कंपनी का ही है। ये सभी जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, यानी कि भारत सरकार जो है या तो इनका पूरा ओनर है या फिर मेजर स्टेक होल्डर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैज रिफाइनरी एट मुंबई एंड कोची। ये भी बहुत ही बड़ा प्लेयर है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, LPG गैस कनेक्शंस वगैरह में। ऑयल इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। तो अगला इंपॉर्टेंट जो एनर्जी सेक्टर हमें देखना है वो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब तक जो हमने देखा वो कन्वेंशनल थे। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, इस तरीके के अलग अलग एनर्जीज को जो है जिन्हें हम अनकन्वेंशनल मानते हैं। तो इस तरीके से these type of energy resources are also very crucial in fulfilling the growing demands of India's energy. Ministry of New and Renewable Energy, हमने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ पावर देखा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देखा। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखेंगे। इट इज द नोडल मिनिस्ट्री एट द फेडरल लेवल, यानी कि सेंट्रल लेवल, फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर हो गया, हाइडल हो गया, टाइडल हो गया या फिर विंड एनर्जी वगैरह, इस तरीके से अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी काम करती है। इंडिया हैज टेकन अ वॉलंटरी कमिटमेंट ऑफ रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। यानी कि हम जो है खासकर जब हम थर्मल एनर्जी कहते हैं तो कोल का इस्तेमाल करके
करके हम आगे के स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पैदा की जाती है, तो वहाँ पर एमिशंस ज़्यादा होते हैं कार्बन के। तो उस तरीके के कार्बन के एमिशंस को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत रैपिड बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह रिलीज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को जो है रिजल्ट कर रहा है। तो इस तरीके के एडवर्स तरीकों को जो है इंडिया कम करना चाहता है, तो अपने एनर्जी के इस तरीके के कार्बन एमिशंस जो है उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस भी करना चाहता है। India has renewable energy potential of about 900 gigawatts from commercially exploitable sources, that is wind। तो आइए देखते हैं डिटेलली कि कितना है। Wind is somewhere around 102 gigawatts at 80 meter mast height। Hydro, small hydro, that is 20 gigawatts, bioenergy that is 25 gigawatts and 750 gigawatts solar power, assuming 3% of wasteland is made available। तो ये अलग अलग जो है डाटा मैंने इसे इंडिया ईयरबुक 2020 से लिया हुआ है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप फर्दर जो कोई भी ईयरबुक पढ़ें तो वहाँ से अपना डाटा जो है अपडेट कर लें। तो इस तरीके के अलग अलग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। Launched in January 2010, the National Solar Mission was the first mission to be operationalized under National Action Plan on Climate Change। तो इंडिया में स्पेसिफिकली हमने एनवायरनमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम स्पेसिफिकली वहाँ पर पढ़ेंगे। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ था, तो उसके तहत नेशनल सोलर मिशन जो है 2010 में लॉन्च किया गया था। और हमारा आज का आखिरी स्लाइड जो है वो है कोल। ऑफ कोर्स कोल जो है वो डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं है, लेकिन एनर्जी जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट रिजर्व्स। तो देश भर में जितने भी कोल के माइंस हैं, रिजर्व्स वगैरह हैं, इन सभी को रेगुलेट करना, एक्सप्लोर करना, उनका प्रोडक्शन करना, उन्हें ऑपरेट करना, ये सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल देखती है। At present, around 69.5% of India's power generation capacity is based on coal। थर्मल पावर जिसे कहते हैं, जो कोल से जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि नियरली 70% ऑफ इंडियाज पावर जनरेशन इज डायरेक्टली फ्रॉम कोल। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि कोल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि ये फिर से रिन्यू नहीं किया जा सकता, ये एक फॉसिल फ्यूल है। 319 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स हैव बीन एस्टिमेटेड। तो पूरे भारत में समवेयर अराउंड 319 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व्स जो है वो एस्टिमेट किए गए हैं। द लिग्नाइट रिजर्व्स इन द कंट्री हैव बीन एस्टिमेटेड अराउंड 45 बिलियन टन्स। लिग्नाइट जो है वो दरअसल वो भी एक तरीके का कोल ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्राउनिश होता है, तो ये भी जो है इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड समवेयर अराउंड 45 बिलियन टन्स। कोल इंडिया लिमिटेड इज अ महारत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल विद हेडक्वार्टर्स एट कोलकाता। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो स्पेसिफिकली देखता है, एक कॉर्पोरेशन है, एक कंपनी है जो थ्रू आउट इंडिया जो है कोल से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन हो या फिर कोल से रिलेटेड जो कोई भी एक्सट्रैक्शन हो, उसका प्रोसेस हो, उससे उसका इस्तेमाल करके पावर जनरेशन वगैरह करना हो, ये सभी कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो देखता है। इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। कोल इंडिया लिमिटेड इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो इकलौती ऐसी कंपनी है जो सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऐसा नहीं है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन सिंगल एंटिटी जो है वो भारत सरकार के मेजर स्टेक्स भी जो है हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनर्जी रिलेटेड, और खासकर इंडिया ईयरबुक में हमें किस तरीके के डाटा देखने को मिलेंगे इंडिया के एनर्जी नीड से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।